हाँ भाई, क्या चल रहा है? क्या डिस्कस करें? रीजनिंग कंप्लीट हो गया ना? रीजनिंग में कोई डाउट? जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। डीबीबी में आई थिंक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो है नहीं, है ना? तो वो अलग से आपको कर लेने हैं रीजनिंग में, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो फिक्स होती है इसमें ज्यादातर रीजनिंग में। या तो पूछेगा भाई कौन सा लॉजिकल स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। टोटोलॉजी फैलेसी पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। नेगेशन का हो सकता है कोई पूछ ले, but ठीक है, फिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, घूम फिर के वही आती रहती हैं। एक नया कुछ एक अलग टाइप का प्रॉब्लम उसमें होगा, आप देखोगे इसमें कोई वो नहीं करते थे बीच में से सिंबल हटा दो, गोले बना दो, बताओ इस जगह कौन सा सिंबल आएगा, एंड का और का ऐसे। डीपीपी नंबर कौन सा है? 12 13 आ गया भाई, आ गया। डीपीपी नंबर सबसे पहले है 13। इसमें बताएंगे जल्दी से। फर्स्ट 10 में कोई डाउट? नो। नेक्स्ट 10 में कोई डाउट? फर्स्ट 10 में एक डाउट आया है, देख लेते हैं भाई। 5, ठीक है, यहाँ पे भी वही है, कॉमन डाउट है। देखना, कंसिडर द स्टेटमेंट पी, एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। इसमें क्या करना है, नेगेशन लिखना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेगेशन ऑफ पी। किसमें डाउट आया? क्योंकि देखो एवरीवन की बात आई है ना, आपने पढ़ा होगा उसमें क्वांटिफायर्स होते हैं। एक होता है ऑल, फॉर ऑल, इस टाइप से एवरीवन फॉर ऑल की बात होती है, एक क्वांटिफायर्स होते हैं ना। दूसरा होता है देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट वन, एटलीस्ट वन। तो ये होता है क्वांटिफायर्स। तो देयर एग्जिस्ट के नेगेशन में हम फॉर ऑल को यूज करते हैं, ऑल के नेगेशन में देयर एग्जिस्ट को यूज करते हैं, क्वांटिफायर्स में ये होता है ना। डायरेक्ट आप नॉट ऐसे नहीं लगा सकते हो ना, डायरेक्ट जो सीधा सीधा प्रोसेस होता है ना कि बीच में नॉट लगा दो नेगेशन बन जाएगा, वो इस केस में नहीं होता है। और दूसरा तरीका जरूर लगा सकते हो, दिस इज नॉट द केस, इट इज फॉल्स दैट, ऐसे करके लिख सकते हो, वो चलेगा। इसमें देखो बोल रहा है एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, पहला ऑप्शन है नॉट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, सही है। उसने बोला हर कोई जर्मन बोलता है, बोले हम नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई जर्मन बोलता है ऐसा नहीं है, सिंपल। नेगेशन का मतलब क्या है, आप डिनाई कर रहे हो, आप उसको अपोज कर रहे हो। डिनाई करने के लिए एक भी काफी है ना। तो पहला वाला तो नेगेशन है, हमको बताना है कौन सा नहीं है। जैसे उसने बी बोला, नो वन इन जर्मनी स्पीक्स, ये गलत है भाई। उन्होंने बोला हर कोई जर्मन बोलता है, आप बोल रहे हो हर कोई नहीं बोल, मतलब कोई भी नहीं बोलता है, ये तो गलत बात हो गई ना, ये उसका नेगेशन थोड़ी हुआ। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। बाकी तीसरे और तो चौथे ऑप्शन में क्या, देयर आर पर्सन इन जर्मनी हु डू नॉट स्पीक जर्मन, सही है। मतलब कुछ पर्सन है जो जर्मन नहीं बोलते हैं, सही बात है, उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन, अगेन ये भी सही है, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी हु डज नॉट स्पीक जर्मन, ये तो काफी सिंपल सा था। फिफ्थ, सिक्स में भी नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट, फिर से उसी टाइप का है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। उसने बोला कोई एक ऐसा नंबर है जो अपने स्क्वायर के बराबर है, इसका नेगेशन हमें बताना है। तो उसने क्या बोला है पहले, देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, नहीं हुई, ये नहीं होगा ना। वो भी एक की बात कर रहा है कि कम से कम एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो अपने स्क्वायर के बराबर है। पहला ऑप्शन में क्या, देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज नॉट इक्वल टू, ये तो नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, ये भी नहीं है ना। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, सही है। उसने बोला कम से कम एक नंबर ऐसा है जो अपने स्क्वायर के बराबर है, आप बोल दो ऐसा कोई नहीं है, सिंपल। मतलब ऐसा कोई नहीं है, डायरेक्ट बोल दो, या फिर ऐसा बोल दो ऑल नंबर्स आर सच दैट देयर स्क्वायर, द नंबर्स आर नॉट इक्वल टू देयर स्क्वायर, सभी नंबर के लिए ऐसा बोल दो। उसने एक की बात करी, आप पूरी कम्युनिटी की बात कर लो। वो कम्युनिटी की बात करेगा, आप डिनाई करने के लिए एक बता दो, कुछ भी एक या दो, कुछ भी ऐसे बता दो। तो नेगेशन ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। उसने एक के लिए बोला एग्जिस्ट कर रहा है, आप सबके लिए मना कर दिए ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। और और कोई है इसमें? नेक्स्ट,
नो 8 में क्या है भाई? विच ऑफ द सेंटेंस आर नॉट, ये भी पूछोगे हैं? बचपन में पढ़े नहीं क्या? हाँ, और कोई? 11, 11 में क्या है? राइट द कन्वर्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड, ये तो स्टैंडर्ड है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स, ये तो आपको स्टैंडर्ड वो सिंबॉलिक फॉर्म में याद रखना है। खाली पी इंप्लाइज क्यू के लिए होता है स्टैंडर्ड जो है वो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कन्वर्स। तो दिया भी है इसमें, तो इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, ये तो पी इंप्लाइज क्यू है ना। इफ देन आ गया, उसी से पता लग जाएगा पी इंप्लाइज क्यू है। चार टाइप के तो स्टेटमेंट होंगे ना, एंड, और, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन। वर्ड्स में आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा वाला है। इफ देन आ गया, इम्प्लीकेशन, पी इंप्लाइज क्यू। पी देख लो क्या है, क्यू देख लो क्या है। अब क्या नहीं लिख पा रहे हो ये बताओ? डाउट था ना ये? क्या डाउट था भाई? ये तो बताओ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बताओगे तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, या ऐसे ही? तो आगे बताओ फिर। नहीं अब किसी को, तो फिर आगे बात करते हैं। 13, भाई कम से कम डाउट तो क्लियर हो गया, हमें प्रॉब्लम कहाँ है। कॉम्प्रिहेंशन है ये, ठीक है। अब इसमें 13 में क्या है? कंसीडर द स्टेटमेंट, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ रहा है भाई से, पी इंप्लाइज क्यू टाइप का हो गया ये भी, राइट। पी इंप्लाइज क्यू के लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ रहा है। वैसे पी देख लो क्या है, यू आर बोर्न इन इंडिया। क्यू क्या हो गया? यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देन उस ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ यू, इफ यू आर बोर्न नॉट बोर्न इन इंडिया देन यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म में रीड करोगे तो क्या आएगा? नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। ये तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होता है। लॉजिकली इक्विवेलेंट या तो आप वैसे मैच करते हो ट्रुथ टेबल से, लेकिन ये जो पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। वो अगर लिखा होगा तो वो सही है, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग ही क्या है, मतलब ही क्या होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का? होता क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव? मतलब ये नहीं कि पी इंप्लाइज क्यू कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, वो नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या होता है जो सेम मीनिंग कन्वे करता है, बट यूजिंग द नेगेशंस, using the contrast statement we convey the same meaning, that is called the contrapositive। तो इसमें not q implies not p ये आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत हो गया, वो तो not p implies not q है। दूसरा है if you are a citizen of India then you are not born in India, तो q implies not p हो गया, ये भी नहीं है। तीसरा बोला you are born in India only if, ये तो आपने जब पढ़ा होगा implication तो साथ में लिखा भी होगा एक पॉइंट, p implies q, if then conveys the same meaning as only if। ओनली इफ देन एक ही बात होती है, तो लिखने का तरीका अलग होता है। उसमें इफ पी देन क्यू होता है, इसमें पी ओनली इफ क्यू, सेम मीनिंग होता है। ये तो डेफिनेशन है। अब इसमें क्या बताएं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है भाई, सिंपल। इसमें तो कोई कॉन्ट्रापोजिटिव भी नहीं आया, ये तो डेफिनेशन आ गई। इफ देन इज इक्वल टू ओनली इफ। और नेक्स्ट डीबी नंबर 13 में कोई डाउट? नो, और कोई नहीं है। 14 में जा रहे हैं। 14 में 3 5 देख लेते हैं। 14 में 3 5 देखते हैं। 14 के 3 में क्या है भाई? इसमें इफ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2 देन, ये इफ देन टाइप का हो गया ना, देन कॉन्ट्रा, ये तो फिर वही बात है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आपको ये सारी चीजें सिंबॉलिक फॉर्म में याद रखनी है, सिंबल्स में याद होंगे तो उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये इफ p देन q टाइप का है, और p में अपने आप में दो स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं एंड लेकर, x इक्वल टू 5 एंड q इक्वल्स टू -2 देन x - 2y इक्वल टू 9। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज व्हाट? P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अब P देख लो क्या है, Q देख लो क्या है। तो नॉट Q, Q में क्या लिखा हुआ था? x - y इज इक्वल टू 9। तो आप बोल दोगे इफ x - 2y इक्वल टू 9 नॉट इक्वल टू 9, ये हो गया नॉट Q। Q में लिखा हुआ है x - 2y इक्वल टू 9, आपको लिखना है नॉट Q, तो आपने नॉट लगा दिया। और इसका इंप्लाइज देन,
नॉट पी, तो पी की जगह क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2, तो एंड का नेगेशन हुआ ना ये तो। पी अपने आप में एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें एंड लिखा हुआ है, तो एंड का नेगेशन कैसे लिखते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, एंड की जगह और आ जाएगा और इंडिविजुअली नेगेशन आ जाते हैं। देन तो इसमें आपको लिखना है x इज नॉट इक्वल टू 5 और y इज नॉट इक्वल टू -2। आइदर और भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका है, तो देख लो ऑप्शन में क्या है। और सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अच्छा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव और समझ में आता है क्यों, पढ़े होंगे ना। वे सिंपल है, अगर जिन स्टेटमेंट्स पी और क्यू के बीच में और लगा हुआ है, अगर वो दोनों एक साथ हो सकते हैं तो वो इंक्लूसिव है, और अगर दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो एक्सक्लूसिव है, सिंपल। इसमें क्या कंफ्यूजन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ो। पहला ऑप्शन, नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, क्या रैशनल और इरेशनल एक साथ हो सकता है, नो, तो ये एक्सक्लूसिव है। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हो सकता है, नो, एक्सक्लूसिव हो गया। द ऑफिस इज क्लोज इफ इट इज ए हॉलीडे और ए संडे, हॉलीडे और संडे एक साथ हो सकता है, हो सकता है ना, हाँ, तो ये इंक्लूसिव है। अच्छा, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑड और इवन, ऑड इवन एक साथ हो सकता है, नहीं, हाँ, एक साथ नहीं हो सकता ना, वही सिंपल। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, क्लियर है, हाँ। देन नेक्स्ट इज 4 5, देख रहे हैं 4 में क्या है, which one of the gives the same meaning of the statement, same meaning, the banana trees will bloom if it stays warm, ये तो वही हो गया ना, implication ऐसा ही, इक्विवेलेंट पूछा है, ऑप्शन पढ़ो और बता दो भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कैसे डाउट आ रहे हैं, which one statement gives the same, इसमें भी वही सेम मीनिंग, ये भी वही हो गया, if you watch television then your mind is free and if your mind is free then you, क्या दिक्कत है इसमें, तो if p, तो if then आ गया ना, and ये उल्टा हो गया, तो ये पता है किस टाइप का है, P implies Q and Q implies P लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो, P की जगह क्या है, you watch television, Q की जगह your mind is free, तो पहले लिखा हुआ है P implies Q and फिर लिखा है your mind is free, that means Q, then you watch television, Q implies P, ये डेफिनेशन है, P implies Q and Q implies P is equal to what, by implication, by conditional of P and Q ना, हाँ, तो अब वो if and only if में लिखा होगा, देखो, यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री, ये तो डेफिनेशन थी भाई, पहले ऑप्शन करेक्ट है, ये डेफिनेशन भी लिखी होगी हमें पता है, नहीं, बाई कंडीशनल के साथ साथ, देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन सा है, 10 8th में दो स्टेटमेंट है भाई, इसमें क्या बताना है, क्या बताएं इसमें, मतलब कौन सा नहीं आ रहा है, लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हो, दो तरीके होते हैं वैसे तो, एक होता है यूज ऑफ लॉज एल्जेब्रा, लॉज ऑफ एल्जेब्रा, बट बाई कंडीशनल के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट लॉ है नहीं, जितने भी लॉज आपने लिखे होंगे वो एंड और के लिए लिखे होंगे, इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन के लिए हमारे पास कोई लॉज ऑफ एल्जेब्रा डायरेक्ट है नहीं, इम्प्लीकेशन के लिए तो फिर भी हम एक बार यूज कर सकते हैं उसको और में कन्वर्ट करके, पी इंप्लाइज क्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं और में, नॉट पी और क्यू लिखा होगा ना, पी इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और क्यू, तो नॉट पी और क्यू लिखकर उसके लिए लॉज ऑफ एल्जेब्रा, लेकिन बाय कंडीशनल में ऐसा नहीं होता, बाय कंडीशनल में अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो फिर दूसरा तरीका ये काम आता है, दैट इज ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल आपको चार है, चार एज इट इज याद रखनी होती है, एंड और इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन, और एनी टाइम आप बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाता है। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है ये क्या है, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल ऑफ पी और नॉट क्यू इज इक्विवेलेंट टू बाय कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू, तो बाय कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू तो ट्रुथ टेबल याद है अपन को, जब सेम सेम होते हैं तो ट्रू, अलग अलग होते हैं तो फॉल्स, तो अब इसमें
पहले तो आप उसका नेगेशन लो क्यू का, तो क्यू का नेगेशन किसी एक का नेगेशन लेने पर वो पूरा उसका नेगेशन बन जाता है ना। स्टैंडर्ड जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं इसका नेगेशन क्या होता है, ये तो इसमें तो ट्रूथ टेबल की भी जरूरत नहीं है। ये क्या कैसे लिखते हो, ये लिखा होगा ना, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो कितने तरीके से लिख सकते हो, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है ना, इसके आगे नॉट लगा देते हो, या पी के आगे लगा दो, या क्यू के आगे लगा दो, वो नेगेशन कहलाता है। दूसरा होता है सेकंड डेफिनेशन को यूज करके, वो ऊपर बताए थे ना, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी, उसको यूज करके भी नेगेशन लिखते हो। इसमें डायरेक्ट मेथड है। अब अपन को पता है इसका नेगेशन ये है, दोबारा नेगेशन ले तो भाई किसी भी स्टेटमेंट में नेगेशन का नेगेशन क्या होता है, वापस वही मिलता है ना। तो इसका नेगेशन ये है तो इसका नेगेशन ये होगा, है ना। तो डायरेक्ट ये आ गया ना, इसका मतलब तो ये हुआ, सही है। पहला स्टेटमेंट यही तो लिखा है देखो। अगर वैसा नहीं होता तो हम ट्रुथ टेबल बना लेते, ये तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी होगी सिंपल सी, नेगेशन ऑफ पी इज इक्वल टू पी, सिंपल। दूसरे में बोल रहा है नेगेशन ऑफ पी, अच्छा ये तो इज ए टोटोलॉजी, ये तो गलत होगा ना भाई। उसने बोला नेगेशन ऑफ दिस इज ए टोटोलॉजी, क्यों होगा भाई, क्या ये टोटोलॉजी होती है, आ गया भाई, क्या ये टोटोलॉजी है, नहीं ना, तो फिर वो गलत हो गया ना। और नेक्स्ट इज 10, 10, 11 देखते, 10 पे भी देख लेते हैं। 10 में बोल रहा है लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, नॉन एम्प्टी सबसेट है, रियल नंबर से कंसीडर द फॉलोइंग पी, देयर इज अ रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू s सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट p। फिर वैसे ही आ गया है, तो देयर एग्जिस्ट, उसने बोला देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर x सच दैट इट इज पॉजिटिव, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इन द सेट s, ऐसा बोल रहा है वो। तो आपको क्या बोलना है नेगेशन लिखते टाइम, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है उस सेट में जो पॉजिटिव हो, राइट। अब ऑप्शन पढ़ो और बताओ। पहला ऑप्शन, देयर इज नो रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू s सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो उल्टा हो गया ना। हमको ये बोलना था कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो पॉजिटिव हो, उसने क्या बोला, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो उल्टी बात हो गई, जो मैं बोलना था एक्चुअल में उसका उल्टा बोल दिया उसने। दूसरा ऑप्शन, एवरी रैशनल नंबर इन द सेट s इज लेस देन और इक्वल टू 0, सही है, यही तो हम बोलना चाह रहे थे। उसने बोला था गिवन स्टेटमेंट में कि देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर, कम से कम एक रैशनल नंबर ऐसा है सेट में जो पॉजिटिव है। नेगेशन में आप क्या बोलोगे, ऐसा कोई नहीं है, ये उसका नेगेशन होगा। क्वांटिफायर्स वाली बात है फिर से, ऐसा कोई नहीं है जो पॉजिटिव है। पहले ऑप्शन में उल्टा हो गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। बताओ क्या दिक्कत है, इस ऑप्शन में दिक्कत है। 11, which of the following statement is using, अगेन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव वाली बात आ गई, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है अभी। कॉनकेव पॉलीगन इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हाँ भाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक साथ हो सकता है क्या, नहीं ना, एक्सक्लूसिव हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है, एमसीक्यू है। टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड और ए पासपोर्ट, एक साथ हो सकता है ना, राशन कार्ड भी होता है अपने पास, पासपोर्ट भी होता ही है, इन जनरल तो हो सकता है ना। हाँ, ऐसा नहीं हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, फिर तो हमारे पास भी नहीं है, मतलब पासपोर्ट है राशन कार्ड नहीं है उल्टा हो गया। हाँ, थर्ड, द ऑफिस इज क्लोज, ये तो पहली बार वापस रिपीट हो गया, संडे और हॉलीडे वाला इंक्लूसिव है। आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम इन होम, अच्छा, और आई विल गो टू ऑफिस, ये एक साथ हो सकता है क्या, मतलब लीव लेकर घर पे भी बैठ जाए और ऑफिस भी चले जाए, वो बात अलग, घर पे ऑफिस हो तो बात अलग है वो तो स्पेशल केस हो गया ना, इन जनरल तो नहीं होगा ना, घर अलग ऑफिस अलग। तो नहीं, उसने कहा आई विल गो टू ऑफिस, तो उसके लिए जाना थोड़ी है,
बैठना है घर पे, ठीक है, वो अपने आप ऑफिस बन गया, तो टेक्निकली तो वो भी गलत है फिर। तो कहने का मतलब ये भी एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और नेक्स्ट इज, और कोई नहीं है इसमें 14 में, लास्ट डीपीपी 15 में ही बता दो, एनीवन, डायरेक्ट 9 10 11। चलो ये देख लेते हैं। अच्छा फिफ्थ भी देखे, सेकंड भी देख ही लेते हैं फिर तो। इफ पी क्यू आर आर सिंपल प्रोपोजिशन दैट में स्टेटमेंट्स हैं विद ट्रूथ वैल्यूज टीएफटी रेसिडेंस ट्रूथ वैल्यू, अरे इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। फिफ्थ में क्या है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट रमेश इज क्रूअल और ही इज स्ट्रिक्ट, तो क्या बताएं इसमें, और का नेगेशन क्या, डी मॉर्गन्स लॉ से लिख दो। हाँ और का ऐड हो जाएगा ना, क्या ऑप्शन नहीं है सर, है रमेश इज नाइदर क्रूअल नॉर स्ट्रिक्ट, ये वही तो बात होगी ना, इसने सिंबल्स में नहीं दिया ना, इंग्लिश। हाँ हमें मैथ्स में डाउट है ही नहीं, हमें तो अंग्रेजी में डाउट है, इंग्लिश में भी नहीं है। हाँ अंग्रेजी में है ना भाई, जैसे वही बात होगी कॉम्प्लीमेंट की, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो कैसे लिखते हो ना, वो इस वर्ड्स में हमने वो कार्डिनल नंबर की थ्योरम में भी लिखा नाइदर ए नॉर बी, वही बात होगी ना डी मॉर्गन्स लॉ में। हाँ बिल्कुल वही चीज है। नेक्स्ट इज 9 10 11, अच्छा 9 9 कहाँ है, गो 9 में लिखा है इफ पी एंड क्यू आर एनी टू स्टेटमेंट्स देन पी इंप्लाइज क्यू इज नॉट इक्विवेलेंट टू। अच्छा ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, ये आपने इम्प्लीकेशन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा ना किसको सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं, किसको नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। हाँ तो अब ये तो ऑप्शन में भी पढ़ो इसको, P सफिशिएंट फॉर Q, Q इज नेसेसरी फॉर P एंड P ओनली इफ Q, Q ओनली इफ P, उसने बोला है इज नॉट इक्विवेलेंट टू, तो लास्ट ऑप्शन हो गया ना। बाकी सब तो डेफिनेशन में लिखा होगा, पढ़ा होगा अपन ने नोट्स में, या शीट में भी लिखा हुआ है ये चीज तो। हाँ वो भी है, शीट तो है नहीं, मतलब क्लास में तो पढ़े ना। हाँ क्या हो गया, पूरे 2 दिन दिए तुमने रीजनिंग पढ़ने में, डिस्कस भी नहीं किए हो। 10, अब इधर देख लो नहीं तो फिर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट है इंडिविजुअल, तो ब्रिलियंट, सुमन इज ब्रिलियंट, रिच, ऑनेस्ट, उसका नेगेशन बताना है। अब नेगेशन किसका बताना है, पहले तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट समझ ले, इफ एंड ओनली इफ, बाई कंडीशनल का नेगेशन बताना है। सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट, तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो जिसका अपन को नेगेशन बताना है। ब्रिलियंट का मतलब हो गया P एंड डिसऑनेस्ट का मतलब हो गया नॉट R, ये तो हो गया। फिर इफ एंड ओनली इफ मतलब बाई कंडीशनल, बाई इंप्लीकेशन, रिच, रिच तो किसको बोल रहे हैं, क्यू को, इसका नेगेशन बताना है। बाई कंडीशनल में कैसे कैसे बताते हो, सिंबॉलिक फॉर्म में, डायरेक्ट मेथड ना, जैसे ऊपर लिखे थे यार, ये वाला यूज कर सकते हो, ये बताना है अपन को, है ना। तो इसको कैसे बताओ, किसी एक के आगे नॉट लगा दे, मतलब ये तो अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा, इसने क्या दिया हुआ है, सिंबल इसमें दिया हुआ है इसको, अब देखो पढ़ो इसको, एमसीक्यू है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है नॉट पी एंड क्यू बाई कंडीशनल विद नॉट आर, ये क्या चीज है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड तो नहीं है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कभी आप ट्रुथ टेबल बना के मैच कर सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ट्रुथ टेबल बनाओ, अगर ट्रुथ टेबल उसके नेगेशन के साथ मैच कर जाती है तो सही है, नहीं तो गलत है ऑब्वियसली। तो पहला वाला कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं जो हम डायरेक्ट बोल पाएंगे, तो हमें तो लग रहा है गलत ही होगा, भले आप ट्रुथ टेबल बना के देख लेना। दूसरा वाला क्या है, पी एंड नॉट आर, पी एंड नॉट आर बाई कंडीशनल विथ क्यू का नेगेशन, ये तो डायरेक्ट लिख दिया भाई, भाई तो कम्यूटेटिव होता है ना, बाई कंडीशनल जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हो ना,
इज इक्वल टू कम्यूटेटिव होता है ना। तो इसने वही किया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट ये लिख दिया है पलट के, सही है। तीसरा वाला नॉट पी एंड आर, नॉट पी एंड आर, वो तो नहीं होगा। नॉट पी, अगर आप जैसे हम क्यू के आगे नॉट लगा दिए वैसे आप इसके आगे भी नॉट लगा सकते थे, नेगेशन ऑफ पी एंड नॉट आर, ऐसे भी तो लिख सकते थे, किसी एक के आगे नॉट लगा दो, वो नेगेशन बन जाता है बाय इंप्लीकेशन का। अब उसने क्या कर रखा है, एक तरह से नॉट क्यू लगा दिया, क्यू के आगे भी नॉट लगा दिया और उधर नॉट पी एंड आर कर दिया, वो गलत हो गया, है ना। तीसरा वाला वही जो हमने यहाँ लिखा, वो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी एक के आगे नॉट लगा दो वो नेगेशन बन जाता है। ओके, तो इसमें बी और डी करेक्ट हो जाएंगे। और कौन सा था, नेक्स्ट इज, और कोई नहीं है 16 का ए एंड सी, इसी में 11 प्रूव दैट एंड इज वेट इज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। हाँ भाई, तो 11 में तो आपको प्रूव करना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। कैसे प्रूव करोगे, या तो ट्रुथ टेबल बनाओ दोनों की, दोनों की ट्रुथ टेबल का रिजल्ट सेम सेम आ जाना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। दूसरा तो क्या है, पी और एंड नजर आ रहा है सब में, लॉज ऑफ अलजेब्रा भी यूज कर सकते हो। दूसरा वाले में तो टी के साथ किसी का भी और लोगे तो वो टी ही आना है, तो इसका मतलब वो तो टोटोलॉजी है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला भी टोटोलॉजी आ जाना चाहिए बस। अब वो कैसे कैसे ले आओ, आइदर यूजिंग ट्रुथ टेबल और यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा। प्रॉब्लम कहाँ है ये बताओ, कहीं नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हुए 14 और 16 का ए एंड सी बाय यूजिंग लॉज, अरे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाय यूजिंग लॉज ऑफ, हमें कौन सा कोई क्वेश्चन मैं एग्जाम में ऐसा बोलने वाला ही नहीं आप लॉज ऑफ अलजेब्रा से ही करो, हमारी मर्जी हम किसे भी करें है। ट्रू टेबल में टाइम नहीं लगता है, नहीं, ट्रू टेबल अगर आपको बनानी आती है, मतलब एंड में क्या लिखना है, और में क्या लिखना है, इम्प्लीकेशन में क्या लिखना है और बाय इम्प्लीकेशन में, अगर ये चीज क्लियर है तो आप सेकंड्स में बना दोगे ट्रू टेबल। तो इतना तो आप दिमाग को आपको उसमें लगाने में लग सकता है कि कौन सा लॉ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसमें भी तो ऐसे थोड़ी कि आप लिखते जाओगे फटाफट बिना सोचे समझे, देखना पड़ेगा ना एक्सप्रेशन को, कौन सा लॉ यूज करना है, कहाँ पे कैसे स्प्लिट करना है। खैर वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है, ट्रुथ टेबल भी आप इजीली बना लेते हो, पर ठीक है 14 में अगर आप पूछ रहे हो लॉज ऑफ अलजेब्रा, एक बार हम यूज करके बता दें। जैसे अपन को दिया हुआ है पी एंड क्यू, क्योंकि लॉज ऑफ अलजेब्रा बिल्कुल वही है जो सेट थ्योरी में पड़े हुए हैं, बस सिंबल अलग है। कहीं अटक जाओ तो और की जगह यूनियन लगा दो, एंड की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, नेगेशन की जगह कॉम्प्लीमेंट लगा दो, प्रोवाइडेड कि हमें सेट थ्योरी में सॉल्व करना आता हो। पता चला वहां भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो पी एंड क्यू और नॉट पी इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू, ये प्रूव करवाना चाह रहा है। तो देखो सिंबल्स है, अंदर एंड है, बाहर और स्पेशली पी और नॉट पी अगर एक साथ रहेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है। तो हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अलग अलग सिंबल्स होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देते ना, पी और नॉट पी, बीच में एज इट इज क्यू और नॉट पी। ये क्या होता है, पी और नॉट पी इज व्हाट, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी में लिखे होंगे ना। और टी का किसी के साथ भी एंड लोगे तो क्या मिलेगा, द स्टेटमेंट इटसेल्फ, क्यू और नॉट पी, आ गया। कम्यूटेटिव होता है तो नॉट पी को पहले लिख दो, हेंस प्रूव्ड, सिंपल। और बताओ 16 का ए एंड सी पूछ रहे हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया है। तो नेगेशन ऑफ नॉट पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन तो फिक्स है, पी एंड नॉट क्यू, पी की जगह नॉट पी आ गए तो नॉट पी एंड नॉट क्यू, सिंपल। अब वो उसने डायरेक्ट उस फॉर्म में दिया भी नहीं है, ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे आपको, तो वो पता है कैसे करने हैं भाई। 16 का जो ए है उसमें नेगेशन लिखना है आपको, नॉट पी
इम्प्लाइज क्यू, तो नेगेशन यूज तो वही करेंगे ना, पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू, तो पी की जगह नॉट पी का नेगेशन पी एंड नॉट क्यू। अब इसने इस फॉर्म में दिया नहीं है शायद, देखो दिया है कहीं पे, नहीं नजर आ रहा है, तो या तो उसने फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बना के मैच कर लो, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट रिजल्ट अगर नजर आए तो ठीक है, वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको राइट वो सेकंड कॉलम को, लॉज ऑफ एलजेब्रा से सिंप्लीफाई करके लिख दो, या फिर ट्रुथ टेबल बना दो, इतने तरीके हैं आपके पास, डायरेक्ट तो मैच नहीं कर रहा ना ये पी एंड नॉट क्यू। क्या हुआ? तो हमने नॉट क्यों नहीं लिखा गया? अच्छा क्यू पे, अच्छा पी पे, हाँ पी एंड नॉट क्यू, हाँ पी की जगह नॉट पी आ गया ना, वही पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू, तो पी की जगह नॉट पी लिखना है बस, ये तो डायरेक्ट आ गया ना, नॉट पी एंड नॉट क्यू तो सीधा सीधा है। सी में बोल रहा है पी और क्यू का नेगेशन, क्या डाउट था, मैं समझ नहीं आ रहा वैसे, और बस इतना ही, ठीक है भाई। आगे एओडी, एलसीडी, क्या करना है एलसीडी में, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर ले, कोई डाउट बता दो, चलो कर ही लेते हैं फिर, बहुत टाइम है हमारे पास। कभी कभी तो हमें ये दिन देखने को मिलता है कि आप लोग डिस्कशन के लिए बोलते हो, मना नहीं करेंगे। एलसीडी में एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर रहे हैं आज खाली, है ना, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास है ही सही, बताओ। एक सेकंड रुक जाओ, पहला क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, बताओ। ये क्वेश्चन तो उसमें एक्सरसाइज में भी था इसी टाइप का, वो एक्स की जगह एक्स माइनस टू था खाली, ओ सॉरी एक्स माइनस टू की जगह एक्स था शीट में, तो वही सीधा सीधा वन माइनस कॉस को आप लिख दोगे टू साइन स्क्वायर का रूट है तो मॉड में लिखना पड़ेगा, और टू पर ही उसने लिमिट पूछी है, एक में +1 आ जाएगा, एक में -1 आ जाएगा। आ रहे पहला ही सवाल पूछ रहे हैं, पार्ट 2 जेई मेन, हाँ वही हम बोल रहे हैं ना, वहां पे एक्स था बस, यहाँ पे x-2 है शायद, तो RHL 1 और LHL -1 आ जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट से, आई थिंक, या √2 और -√2 आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट इज 14 16 13 14 16, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 5 में बोल रहा है, if the function f(x) is differentiable at x equal to a, then limit x tends to a is, भाई x tends to a LH लगा दो, हाँ हाँ LH लगा दो, क्या बताएं इसमें, फंक्शन तो एक्सप्रेशन तो हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में LH लगाओ, एक लाइन में आंसर मिलेगा। और नेक्स्ट इज 13 14 16, चलो ये देख लेते हैं, 13 में बोला जा रहा है, चलो इसकी बात करते हैं 13 की, इसमें दिया हुआ है 13 में एक फंक्शन f(x) है, मॉड में दिया हुआ है log 2, बेस नहीं दिया हुआ है, कोई बात, कांस्टेंट है पर जो भी है, और gx दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ f(x), मतलब ये दिया हुआ है। देन पूछ क्या रहा है वो, g'0 पूछ रहा है, cos of log 2 g'0, दो ऑप्शन में ये पूछा, g is differentiable at x equal to 0 and g', ठीक है ये पूछ रहा है, g is not differentiable at x equal to 0, ये पूछ रहा है, जैसे पूछा देन करेक्ट ऑप्शन बताना है, भाई सब जगह वो gx के बारे में पूछ रहा है। अब जैसे जीरो पर अगर बात आ रही है, जीरो पे डेरिवेटिव बताना है, तो जीरो पे आप डिफाइन कर दो, या तो पर डेरिवेटिव लिखना है ना, तो डिफाइन करोगे, लेकिन ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो होगा नहीं ना, है ना, डिफाइन अगर करो तो कैसे, आपको तो जीरो पे बात करनी है, जीरो के आसपास, मॉड की अगर डेफिनेशन चेंज भी हो रही है तो किस पॉइंट पे, क्या वो जीरो पे चेंज हो रही है, नहीं ना, वो तो जब तब चेंज होगी जब sin x = log 2 बन जाएगा,
अब वो तो हमें पता नहीं है। हाँ इतना पता है कि जीरो पे तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि साइन एक्स जीरो बन जाएगा, वो तो कांस्टेंट बचेगा log 2। और बेस क्या कंसीडर करें, तो चाहे ई भी कंसीडर कर लो या 10 भी कंसीडर कर लो, log 2 होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, log 1 जीरो होगा, राइट। तो log 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जीरो के आसपास अगर अपन को बात करनी है, जीरो या जीरो प्लस या जीरो माइनस, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि जीरो पर तो ये जीरो है और ये पॉजिटिव है, काफी बड़ा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू जीरो। तो log 2 माइनस साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं ना। एक्स इक्वल टू जीरो के आसपास ये मॉड डायरेक्ट ही खुलेगा हमेशा, इसमें कोई दिक्कत है। और जब आपने मॉड को हटा ही दिया है तो फिर आप डिफरेंशिएट करके आंसर नहीं निकाल पाओगे। हाँ, जी डैश जीरो पूछा है, डिफरेंशिएट करना तो जानते हैं। जी डैश एक्स लिख दो भाई, जी डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद एक्स इक्वल टू जीरो। क्या दिक्कत है, फिर भी कोई दिक्कत है बताओ। है कोई दिक्कत, नो। आगे बात करें फिर। 14 14 में दिया हुआ एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू कॉट ए, लिमिट का सवाल है। एक्स की जगह पाई बाय टू रखा तो क्या बना, जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाय जीरो है। क्या करें, जीरो बाय जीरो के इतने सारे मेथड पड़े हैं, एलएच लगा दें। हाँ मतलब वो भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड लिमिट्स भी बना सकते हो, एलएच तो है ही सही। सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन लिख दो, उधर कॉस है अपने पास, फिर देखते हैं क्या होता है। ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेना है। तो ये आ रहा है पाई बाय टू माइनस एक्स, क्यूब में लिखा हुआ है, ठीक है। पर ऐसे लिखते हैं, टू बाहर निकाल लें, माइनस टू का क्यूब, और माइनस टू बाहर निकाल लिए, माइनस एट आ जाएगा। ऐसे न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं कॉस को या कॉट को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस एट पाई बाय टू। आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, थोड़ा आसान लग सकता है उससे दिखने में। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है इसकी वजह से कोई दिक्कत ही नहीं है, हटा दो इसको, साइन पाई बाय टू वन बन रहा है। ऊपर सब जगह हम अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कॉस एक्स को लिख रहे हैं साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, और इधर भी वन माइनस साइन एक्स, साइन को लिख रहे हैं कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। ये बन रही है स्टैंडर्ड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाय टू माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाय टू माइनस एक्स, जो बचा है उसके अलावा वो है वन अपॉन माइनस एट, साइन पाई बाय टू हो गया वन अपॉन वन। टू बाहर निकाला है, हाँ हमने टू बाहर निकाला है, ठीक है। तो पाई बाय टू माइनस एक्स बना है, ओके। स्टैंडर्ड लिमिट है, जब एक्स पाई बाय टू को अप्रोच करेगा वन, वन बाय टू, बाकी तो आ ही गया, इसके बाद तो आंसर आ जाएगा। और बताओ 16, किसी को डाउट था 16 में, हाँ 16 में पूछा गया है, एक सेट दिया हुआ है एस, सेट है टी का, इसमें टी क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई ए पावर मॉड एक्स माइनस वन इंटू साइन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी। मतलब ये उन पॉइंट्स का सेट है, एक्स की उन वैल्यूज का सेट है जहां पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल। देन द सेट एस इज इक्वल टू, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट आपको बताने हैं। तो पहले तो डाउटफुल पॉइंट की बात कर लो। डाउटफुल पॉइंट में क्या क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में है तीन फंक्शन, एक है पाई जहां पे फर्स्ट वाले मॉड की डेफिनेशन चेंज हो रही है, दूसरा है मॉड एक्स की वजह से जीरो। अब चेक कर, दो ही पॉइंट है और तो कोई है नहीं, डाउटफुल है वो, श्योरली नहीं बोल सकते ना कि नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में है।
एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल हो तो प्रोडक्ट में तो कुछ भी हो सकता है, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है। अरे तो इसमें एक चीज तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मॉड एक्स दो जगह आ रहा है, एक तो साइन के अंदर भी आ रहा है मॉड एक्स, उसकी डेफिनेशन भी चेंज होगी, दूसरा ई की पावर में भी आ रहा है। तो ये जो डाउटफुल पॉइंट है मॉड एक्स जीरो वाला वो दो बार आ रहा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो फिर डिफरेंशिएबल बन जाएगा, है ना। अगर नहीं तो चेक करने का तरीका तुम्हें पता ही है, क्या करोगे, चेक कैसे करते हैं, जीरो पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की, जीरो पर वैल्यू जीरो, है ना, और पाई पर वैल्यू भी कितनी है जीरो, तो आप तो डिफरेंशिएट नहीं करोगे ना, एवरेज एक्स थोड़ी निकालोगे क्योंकि तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है, अब क्या करोगे, डेफिनेशन यूज करोगे, एलएसडी आरएसडी की डेफिनेशन लिख दे, तुरंत लिख सकते हो दोनों पॉइंट्स पर, जैसे एफ डैश जीरो प्लस लिखना है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो में क्या नजर आएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच रख दो सब जगह, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई में एक्स के जीरो प्लस एच, एच माइनस पाई का मॉड कैसे हटेगा, पाई माइनस एच करके ना, ई की पावर में क्या आएगा, एच का मॉड यानी कि एच माइनस वन, साइन मॉड एच को एच लिख दोगे, माइनस में क्या है एफ ऑफ जीरो यानी कि जीरो अपॉन एच, इसकी वैल्यू बताओ तो जल्दी से, साइन एच बाय एच वन हो गया, इसकी वजह से कितना बन रहा है, जीरो बनेगा ना, भाई इसको भले आप स्टैंडर्ड लिमिट बोल भी दो पर ई पावर जीरो वन माइनस वन ये तो जीरो बनेगा, तो यही फिर एवरेज जीरो माइनस में भी होगा, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, माइनस एच माइनस पाई का मॉड, तो पाई प्लस एच ही बनेगा, ई की पावर में माइनस एच आ जाएगा, साइन के अंदर भी माइनस एच आ जाएगा, जीरो माइनस एच लिखोगे, अच्छा सॉरी पावर में तो मॉड है ना, मॉड ऑफ माइनस एच को आप क्या लिखोगे, एच ही लिखोगे, और सिमिलरली साइन ऑफ मॉड एच लिखा हुआ है, मॉड तो एच ही होगा ना, मॉड के अंदर माइनस एच आएगा तो लिखोगे तो उसको एच ही, एच इनफाइनाइट स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, नीचे माइनस एच आ जाएगा, तो अब भले वापस इसकी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई लेकिन फिर मल्टीप्लाई किससे होगा, ये जीरो से, तो फिर से जीरो बनना है, तो जीरो पे कैसा है डिफरेंशिएबल, तो एक डाउटफुल पॉइंट तो गया, एक ही बचा हुआ है पाई, पाई पे इसी तरह से लिख दो तुरंत, पाई प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो, जल्दी से लिखेंगे, एक्सप्रेशन इज एक्स माइनस पाई, एक्स की जगह पाई प्लस एच लिखो, तो पाई प्लस एच माइनस पाई बचा एच का मॉड एच, ई की पावर में मॉड के अंदर है पाई प्लस एच, पाई प्लस एच का मॉड तो पाई प्लस एच माइनस वन इंटू साइन के अंदर पाई प्लस एच का मॉड यानी कि पाई प्लस एच, पाई पे वैल्यू भी जीरो ही है अपॉन एच, अभी देखें क्या बन रहा है, एच एच कैंसिल, और क्या बना, एच की जगह जीरो रखना है, ई पावर पाई माइनस वन इंटू साइन पाई प्लस एच को क्या लिखोगे, माइनस साइन एच, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी जीरो, इसकी वजह से जीरो बनेगा ना, एच एच तो कैंसिल हो गया है तो इसकी वजह से जीरो आ जाएगा, साइन पाई प्लस एच माइनस साइन एच, एक स्टेप और लिख दो, तो ये आ जाएगा फिर से जीरो साइन एच की वजह से, और बिल्कुल यही क्या होने वाला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी, वहां पर ये एच तो बाहर कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस एच माइनस पाई, पाई कैंसिल माइनस एच का मॉड एच, ई की पावर में आएगा पाई माइनस एच का मॉड यानी कि पाई माइनस एच माइनस वन, साइन के अंदर आएगा पाई माइनस एच का मॉड दैट मीन्स पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई दैट इज जीरो अपॉन माइनस एच, तो एच एच तो यही कैंसिल हो रहा है, फिर वापस ये बच गया ई पावर पाई माइनस एच माइनस वन, साइन पाई माइनस एच इज साइन एच, एक माइनस वन रह गया साइन एच की वजह से फिर जीरो बन जाएगा, तो यानी कि जो पाई दूसरा डाउटफुल पॉइंट था वहां पे भी जीरो, एल एच डी इक्वल पाई पे भी डिफरेंशिएबल आ गया,
तो है सीधा सीधा ही सवाल, आपको बस इस तरह से LHD RHD लिख के बता देना था, क्योंकि और कोई तरीका है क्या हमारे पास ना, हम ग्राफ बना सकते हैं ऐसे डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में। ओके। हम्म। कॉस बाय साइन कॉमन लिए ना, फिर क्या बचा? अभी बोले थे फर्स्ट से सेकंड, ऐसे लाइन ऐसे, ये फर्स्ट लाइन है पूरी, ऐसा, इससे ये कैसे आया? अलाइड एंगल, कॉस एक्स को ऐसा लिख सकते हो ना, तो साइन को भी तो ऐसा लिख सकते हो। हाँ सही है। हाँ, और किसी को दिक्कत? 18, 18 में दिया है भाई, तो f-1 to 3 से लेके r में डिफाइन किया गया एक फंक्शन, वैसे बोल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू, ये तीन डेफिनेशन दिए अलग अलग इंटरवल्स में, देन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट, अच्छा कितने पॉइंट्स पे, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है, ओनली 2 पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स, ओनली 1 पॉइंट नहीं, 4 और मोर पॉइंट्स। हाँ भाई, तो डाउटफुल पॉइंट जल्दी से बता दो, ये तो सिंपल सा सवाल हो गया भाई। माई, एक तो इसमें गलत लिखा हुआ है कुछ, नहीं इसमें 2 to 3, 1 to 2, 1 to 1, 1 to 1 नहीं हो, -1 to 1 होगा, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। तो डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से हुए? जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है और जहां वो इंटीजर बन रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन में बॉक्स एक्स है ना, तो हर एक इंटीजर पे वैसे भी डाउट होता है हमें। अभी देखो, एक तो 2 हो गया, दूसरा हो गया 1, दूसरा हो गया 0, इन पे तो करना ही है, बाकी पे तो जल्दी कर लोगे, बाउंड्री पे तो। किस पे नहीं आ रहा है, चलो ये बताओ, ज्यादा आगे आंसर से करते हैं चलो। 18, तो पहले जैसे हमें डाउट आया 2 पर, तो जल्दी से लिखो f(2) कितना, सिर्फ कंटिन्यूटी बतानी हो तो आसान होता है ना। f(2) कितना, थर्ड डेफिनेशन में 2 + 2 4 आ गया। अब जैसे आप f(2) माइनस लिखोगे तो कहां पहुंच जाओगे, सेकंड डेफिनेशन में, सेकंड डेफिनेशन में तो क्या हो गया, ऐसे भाई। RHL भी अगर देखो तो थर्ड डेफिनेशन देखोगे ना, तो वहां पे भी तो ये आएगा, 2+ आ जाएगा भाई। डाउट है ना, डाउट है, श्योरली थोड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन भी चेंज हो गई। अगर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही होती, खाली एक्सप्रेशन सेम रहता बॉक्स वाला, तो हम डायरेक्ट बोल देते डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि x प्लस बॉक्स x डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा किसी भी इंटीजर पे, पर यहाँ तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई ना, तो इसलिए अपन को चेक करना पड़ रहा है। तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 4, और यहां से भी कितना आएगा, 4 ही आएगा ना, तो 2 पे तो ये कंटिन्यूस हो गया। सिमिलरली 1 पे वैल्यू सेकंड डेफिनेशन से, 1+ पे भी निकालोगे सेम डेफिनेशन से आएगा, 1- पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। फर्स्ट डेफिनेशन, मॉड ऑफ 1- प्लस बॉक्स ऑफ 1-, 1- का मॉड तो 1, 1- का बॉक्स इज 0, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो एक तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हुआ, और दूसरा मॉड x प्लस बॉक्स ऑफ x, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा। मॉड x जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें 0 भी आ रहा है ना, -1 to 1 है वो, तो मॉड x प्लस बॉक्स ऑफ x 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा कि नहीं? मॉड x तो कंटिन्यूस है हमेशा, बॉक्स x डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस 0 पे डिसकंटिन्यूस है। और कौन सा पॉइंट बचा, बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना है, कर लो। 2, एक लास्ट बाउंड्री पॉइंट है 2, 2 है कि 3 है, 3 है, तो 3 पर वैल्यू, 3 पर वैल्यू 3 + 3 6, 3 माइनस पे वैल्यू 3 प्लस बॉक्स ऑफ 3 माइनस, 3 माइनस का बॉक्स 2 हो जाता है,
3 + 2 5, 3 पे डिसकंटिन्यूस है। बॉक्स और फ्रैक्शन में हमेशा LHL की वजह से ही डिसकंटिन्यूस होता है, अगर आपको समझ में आए बात इतना पढ़ने के बाद, है ना। तो एक तो कहां पे आ गया डिसकंटिन्यूस, 0 पे, 1 पे और इधर 3 पे। एक और बाउंड्री पॉइंट अगर चेक करना चाहो तो वो -1 है, लेकिन -1 पे आएगा नहीं, क्योंकि -1 के अपन लेफ्ट में नहीं जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। और बॉक्स और फ्रैक्शन में राइट साइड की वजह से कभी डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से आती है। तो -1 पे चेक करके देख लो, भले ही वो कंटिन्यूस आ रहा होगा। तो -1 पे वैल्यू भी कितनी आएगी, -1 का mod 1 प्लस -1 का बॉक्स -1, दैट इज 0, 1 -1 0, और उस पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी 0 आनी है। तो 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, 0, 1 एंड 3। अच्छा, दिया नहीं है, इंटरवल दिया है ना इसने, या तो इसने प्रिंटिंग में गड़बड़ कर रखी है कुछ यहाँ पे डेफिनेशन में, या -1 to 1 नहीं होगा, फिर वो कुछ और होगा, मतलब कुछ वो सही से देखना पड़ेगा इसको। तो फिर क्योंकि क्लियरली 3 पे तो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि LHL इज 5 और 3 पर वैल्यू इज 6। 1 पे हमने कर ही लिया चेक, 2 पे तो है ही सही। अब वो तीसरा पॉइंट लेना ही नहीं लेना, वो उस डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो क्लियरली हमारा आंसर तो सही है, हमें चेक करना आता है भाई, है ना। तो सही से देखना पड़ेगा इसको। 2000 कौन सा सवाल है, जे इवेंट 2019 ऑनलाइन, पेपर 2, 8 अप्रैल। हाँ, क्या हुआ, किसी की शीट में कुछ करेक्शन है? सेम है सब जगह, सेम है ना। हाँ, तो वो ऑनलाइन जाके चेक करना पड़ेगा, हमें देख लेंगे। बाकी बता दो और कोई, भाई क्वेश्चन तो सीधा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हो सकती है। नेक्स्ट इज 2021, आंसर गलत दिया हो सकता है, वो भी हो सकता है आंसर की में गड़बड़ हो, है ना। वो तो हम जाके चेक कर लेंगे, तब पता लग जाएगा। आप भी कर सकते हो ये काम तो। हाँ, 19, तो let S be the set of points where the function f(x) is not differentiable, then summation of f of f(x) for x belongs to S। मतलब हमें केवल वो पॉइंट लेने हैं, x की केवल वो वैल्यू लेनी है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है f(x), और जहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा केवल उस पॉइंट के लिए अपन को f of f(x) की वैल्यू निकालनी है और उन सबको ऐड कर देना है। जैसे एक पॉइंट आया जहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा f of f(x) में। 2 पॉइंट आए तो 1 by 1 दोनों को पुट करना है और फिर ऐड करना है। अब सबसे पहला काम होगा पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का। तो वो निकाल लो भाई, mod of 2 माइनस mod of x - 3। तो आप ग्राफ बना के इजीली बता भी सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन से, जल्दी से बना दे ग्राफ। ये सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, mod of x - 3 का कैसा बनता है, ऐसा। ये किस पॉइंट पे आता है, 3 पे। फिर क्या किया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, अभी भी वो नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा बस, ठीक है। फिर क्या किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड करने से क्या होगा, ऊपर उठा दो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जहां पे x = 0 है, 3 था, यहाँ -3 है, 2 से ऊपर उठाओगे तो वो -1 पे आ जाएगा। तो ऐसे कुछ कर देना इसको, ये -1 पे आ गया, ये पॉइंट अभी भी चल रहा है 3 वाला। और y जहां 0 है तो वहां आप बता सकते हो ये कहां पे होगा, x = 1 और x = 4, 5, ऐसा होगा, ठीक है। खैर उसकी शायद जरूरत ना पड़े, देखते हैं। इस पूरे पे मॉड लगाना है, जरूरत पड़ेगी। इस पूरे पे जब मॉड लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ 5 पे और ये 1 पे ऊपर चला जाएगा। तो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के फाइनली, 1, 3, 5। तो mod of 2 माइनस mod of x - 3 के ग्राफ में 1 से लेके 5 तक का तो सेम है, ये 3 है, इसके बाद ये ऊपर गया ऐसे, ये और गया 1।
ठीक है, 1 3 5 आर 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अल्टीमेटली जो आपको फाइंड करना है वो है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 3 एंड 5। तो 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके ऐड कर दो तीनों को, 1 3 5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। देन 20, if function is defined by fx equal to this one, be continuous for some a b c and f dash 0 f dash है fx है f of 0 plus f dash 2 डेरिवेटिव है ये, पक्का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना हमें, क्योंकि डेरिवेटिव नजर आ रहा है दोनों पे। f dash 0 plus f dash 2 equals to e, देन तो ठीक है। कंटिन्यूटी की बात आई है तो डाउटफुल पॉइंट क्या है, 1 और 3। तो 1 और 3 पे कंटिन्यूटी बतानी है, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 1 पे कंटिन्यूस बोलोगे तो क्या बोलोगे, f of 1 इक्वल्स 1 कौन सी डेफिनेशन में, सेकंड, और f of 1 माइनस बराबर होंगे 1 पे वैल्यू इज c इक्वल टू f of 1 माइनस इज a प्लस b, एक रिलेशन तो ये बना। इसी तरह से 3 पर बोलोगे f of 3 सेकंड डेफिनेशन और 3 प्लस थर्ड डेफिनेशन। 3 पे वैल्यू इज 9 c इक्वल्स टू 3 पर RHL इज 3 स्क्वायर 9a प्लस 6c, सही है। 1 पे चेक कर रहे थे, 0 रख दिया, c a e प्लस b बाय e ये आएगा ना, 1 की जगह हम 0 रख दिए उसमें। हाँ तो 3 पे 3 स्क्वायर 9c इक्वल टू 9a प्लस 2c इंटू 3 6c। तो यहां से आ गया 3c इक्वल टू 9a, 3 को भी हटा दें, c इक्वल टू 3a, ये सही है। c इक्वल टू 3a, c को एलिमिनेट करके a और b में और रिलेशन आ जाएगा 2, ठीक है। फॉर सम a b c मैं पूछा एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 इक्वल्स टू e, देन अच्छा ये तो डेरिवेटिव लिख दो, फिर एक और बन जाएगा, एफ डैश एक्स लिखना पड़ेगा उसके लिए, तीनों डेफिनेशन एक 0 पे फर्स्ट डेफिनेशन से आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं a e पावर x माइनस b e पावर माइनस x, फिर इधर आ जाएगा 2cx, इधर आ जाएगा 2ax प्लस 2c। अपन को जिस इंटरवल में लिखना है वैल्यू वो देख लेंगे। आपको चाहिए एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 इक्वल टू e, तो एफ डैश 0 कितना है भाई, फर्स्ट डेफिनेशन a माइनस b प्लस एफ डैश 2 सेकेंड डेफिनेशन 4c इक्वल टू e। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है वैसे, अब कुछ बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। देन बस इतना ही, इक्वलिटी नहीं है वहां पे। क्वेश्चन कहां से देख रहे हो, अच्छा वहां पे ऐसा दिया हुआ है, ओपन इंटरवल है 3 पे, ओरिजिनल में इक्वालिटी है कि नहीं, हाँ तो फिर इसका मतलब 3 वाला काउंट नहीं करना है ना, तो फिर वो आ गया 0 और 1, वो है 3 पे ओपन इंटरवल है क्वेश्चन नंबर 18 में, ऐसा बोल रहे हैं -1 to 1 है, हाँ वो -1 to 1 है लेकिन 3 पे ओपन इंटरवल है, ऐसा बोल रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन। तो 3 पर काउंट नहीं करना है, तो 0 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, डिसकंटिन्यूस आ गया, ओके बस इतना ही, ओके देन। हाँ भाई वो बहुत भारी है वो, क्या हो गया, वजन बहुत है हमें, हाथ दर्द करने लग जाता है ना, इतना वजन उठाने की आदत नहीं है। जिम जाए,
पिछले कुछ दिनों से हमारे हाथ में भी दर्द हो रहा है ना, परमानेंट बंद हो जाएगा। जिम जाया करते थे हम, बंद हो गया है। कोरोना जब से आया है ना 2020 में, तब से सब कुछ बंद हो गया था। हम बहुत रेगुलर जाया करते थे। हम साल भर का पैसा दे दिए थे एक साथ। पर जा नहीं पाए कभी। 6 महीने हमारे कोविड ने खा गए, बंद हो गया। खैर, अपन काम की बात करें। एओडी में कहां तक पहुंच गए? टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस किए अपन ने, कॉमन टेंजेंट भी किया था, है ना। कॉमन टेंजेंट का वो अप्रोच हर जगह एप्लीकेबल होगा जब तक हमारे पास कोई स्टैंडर्ड कोनिक नहीं आ जाता है, तब तक। वो कॉमन टेंजेंट हमने दो तरह से देख लिया, मतलब एक ही डेफिनेशन में दो, एक ही फंक्शन की दो डेफिनेशन थी, वो वाला किया था ना अपन ने। दो डेफिनेशन वाला फंक्शन लिए, अलग अलग ब्रांचेस पे सेम टेंजेंट बना रहे थे। दैट मीन्स हम दो कर्व की कॉमन टेंजेंट बना रहे थे, दोनों पे एक एक पॉइंट लेट किया, वही वाला सवाल था ना, और तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट आगे बात कर ले। एक और आता है इसमें, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। पहले इसकी बात कर ले, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन इसका थोड़ा खत्म करते हैं पहले। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। कहां पे? सर्कल में। सर्कल में हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जहां तक दो कर्व्स के बीच के एंगल की बात है। कोई भी दो कर्व के बीच का एंगल तभी डिफाइंड होगा, पहली बात तो जब वो इंटरसेक्टिंग कर्व्स हो। तो हम डिफाइन करते हैं कोई भी दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स के बीच का एंगल, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनाएंगी, और टेंजेंट्स के बीच के एंगल को हम बोल रहे हैं एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं इन जनरल। सर्कल में तो सिमेट्री थी, तो दो अगर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते भी हैं तो दोनों पॉइंट्स पे सेम एंगल बनेगा सिमेट्रिसिटी की वजह से। अदर देन सर्कल्स, अगर कोई रैंडम कर्व ले ले अपन और अलग अलग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो मल्टीपल, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल्स आ सकता है ना। तो हर एक पॉइंट पे अपन को निकालना पड़ता है वहां पे। तो इसको पहले डिफाइन करें तो इट इज द acute angle between the tangents. It is the acute angle between the tangents at the points of intersection of the two curves y equal to fx and y equal to gx. अब जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन सब पॉइंट्स पे टेंजेंट बना दो। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल बताने के लिए स्लोप काफी है। आप टेंजेंट्स की स्लोप बता दो और डायरेक्ट टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे भी हम वैसे लिख देते हैं, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब m1 और m2 जो है स्लोप्स ऑफ टेंजेंट है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोल रहे हैं? डेरिवेटिव, dy बाय dx। फंक्शन है तो f डैश x, तो f डैश x नॉट माइनस g डैश x नॉट। पॉइंट तो सेम ही होगा दोनों पे, where x नॉट y नॉट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, where x नॉट y नॉट is the point of intersection। ये सिंपल सा कंसेप्ट है एंगल बिटवीन टू कर्व्स का। और उसके साथ साथ फिर ऑर्थोगोनल कर्व्स यहीं से आ जाता है। दो कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? जब वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो सर्कल में भी हमने ये बोला था कि जब वो एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो सर्कल्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अब वहां पे तो सिमेट्री थी, तो हम बोल ही रहे हैं कि सेम एंगल होता है दोनों पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट पे 90 बनेगा अगर बनेगा तो। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर इन जनरल तो ऐसा हो सकता है ना, किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 बन जाए, दूसरे पे ना बने। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स तो हम तभी बोल पाएंगे जब हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री हो। ऑर्थोगोनल कर्व्स, अभी तक हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी अपन को कभी भी किसी भी सवाल में, कि अलग अलग पॉइंट्स पे किसी पे 90 आया किसी पे नहीं आया। तो इसमें लिख देते हैं टू कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स आर said to be orthogonal if the angle between the tangents at all points of intersection are if the angle between the tangents at all the points of intersection is 90 डिग्री। हर एक पॉइंट पे जो दोनों की टेंजेंट बनेगी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने तो उसको ऑर्थोगोनल कर्व बोल देंगे। तो मैथमेटिकली हम इतना बोल देते हैं ना कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आने वाला है। यहीं पे जो हमने लिखा हुआ है tan थीटा वाला फॉर्मूला, तो वहीं से आ जाता है m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब f डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू -1 फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ intersections. Okay. For all the points of intersection. एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो भी देख ही लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। पूरी कंसेप्ट भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसे अपन ने सर्कल में पढ़ा था। सर्कल में हमने बात करी थी जैसे पॉइंट की एक सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस की, या फिर हमने भी देखा था लाइन से वो मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट या मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट कैसे आएगा, या मिनिमम डिस्टेंस वाला मेनली। तो वहां पे भी हमने ये बात करी थी, वो मिनिमम डिस्टेंस आती कैसे है, वो डायमीटर के अलोंग आती है, राइट। और वहां पे जो डायमीटर होता है उसको इन जनरल हम बोलेंगे नॉर्मल। सर्कल में तो नॉर्मल डायमीटर ही होता है, राइट। नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वहां पे तो डायमीटर बोल देते हैं, पर इन जनरल वो नॉर्मल ही होता है। मतलब आपको कोई भी दो कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो वो हमेशा एक नॉर्मल के अलोंग लाई करेगी, जो कॉमन नॉर्मल होगा, दोनों का कॉमन नॉर्मल। कोई भी दो कर्व बना के देख सकते हो ना कहीं पे भी। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे दोनों पे एक एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे जो टेंजेंट्स होंगी वो पैरेलल बन रही होंगी, तो वहां पे जाके वो शॉर्टेज डिस्टेंस आती है अपने कॉमन नॉर्मल के अलावा। कहीं ना कहीं ऐसा अगर पॉइंट है जहां पे टेंजेंट्स जो है दोनों कर्व्स की वो आपस में पैरेलल हो जाए, दैट मींस नॉर्मल जो बनेगा वो कॉमन नॉर्मल होगा, तो उस केस में अपने को शॉर्टेज डिस्टेंस मिलती है इस तरह से। तो हमको बस इतना लिखना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स lies along the common normal। अब ये एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस होगा जिसको अपन को फॉलो करना होगा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए, कि आप दोनों पे एक एक पॉइंट जैसे लेट करो इन जनरल। अगर वो कर्व्स हैं एफ एक्स जी एक्स, दोनों पर एक एक पॉइंट लेट करो, फिर उन पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप निकालो, तो वो आपस में बराबर होनी चाहिए ताकि वो कॉमन नॉर्मल बन सके, है ना। और साथ में जब आप कॉमन नॉर्मल की बात करोगे तो फिर अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो किसी एक के लिए नॉर्मल लिख दो या दोनों के लिए नॉर्मल लिख दो,
जैसे इस पर एक पॉइंट ए ले लिया, इस पर एक पॉइंट बी ले लिया, ए लेट किया, बी लेट किया, ए पर नॉर्मल की स्लोप निकाली, बी पर नॉर्मल की स्लोप निकाली, डिफरेंशिएट करके, तो सेम सेम आना चाहिए। एफ एक्स, जैसे मान लो ये एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये है जी एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स पे अगर आप डिफरेंशिएट करके पॉइंट ए पर नॉर्मल की स्लोप निकालो, या फिर y इक्वल टू जी एक्स पर पॉइंट बी पर आप डिफरेंशिएट करके नॉर्मल की स्लोप निकालो, सेम आना चाहिए अगर वो कॉमन नॉर्मल है तो। और साथ साथ वही स्लोप आप और कैसे निकाल सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से। ए और बी दो पॉइंट उसी नॉर्मल पे हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी जो स्लोप आएगी वो इसी नॉर्मल की होगी। तो आप इन तीनों को आपस में बराबर कर सकते हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू ए इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू जी एक्स एट x इक्वल टू b इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ऐसा बोल सकते हैं ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू y इक्वल टू एफ एक्स एट a इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल टू y इक्वल टू जी एक्स एट b इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो इतने दो रिलेशन तो आप यहां से बना ही सकते हो कम से कम। और रिलेशन कैसे बनेंगे, अननोन, क्योंकि जब आप पॉइंट लेट करोगे तो अननोन होते हैं कुछ, x1 y1 x2 y2, तो वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो या तो आप कर्व की इक्वेशन को देखकर ही कोऑर्डिनेट लेट करो, जैसे अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा, y कोऑर्डिनेट भी अल्फा की टर्म्स में आ जाता है जिस तरह से, वैसे तो फिर इतना काफी होगा, क्योंकि दो ही अननोन होंगे एक तरह से, अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा, बीटा कोमा एफ ऑफ बीटा। दो रिलेशन तो आराम से बनेंगे यहाँ पे। इसके लिए अपन को सॉल्व करना होगा, और जैसे वो पॉइंट आ जाएंगे तो डिस्टेंस भी बता ही देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब ये एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है इन जनरल हमने लिखा है जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एफ एक्स और जी एक्स नाम लेकर लिखा है, तो जब वो एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो वो एक्सप्रेशन क्या है उससे थोड़ा काम और आसान हो सकता है। हो सकता है उनमें से कोई एक लाइन हो सकता है उनमें से कोई एक सर्कल हो। तो सर्कल की खास बात ये होती है क्योंकि हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों में से एक कर्व कोई सर्कल हो गया तो फिर हमें पता है नॉर्मल अगर आएगा सर्कल में तो डेफिनेटली सेंटर से पास होगा, तो उस कंडीशन को भी, उस प्रॉपर्टी को भी अपन यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कुछ स्टैंडर्ड अगर कोनिक आ जाते तो हमारा काम आसान हो जाता है। वो क्वेश्चंस आएंगे तब पता लगेगा। करते हैं कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। If two curves 2x equal to y square and 2xy equal to k intersect each other at right angle, then find the value of k square। एक तो ये बताओ, find the value of k square।
है तो सीधा सीधा सवाल। कर्व्स दिए हैं विद एन अननोन के, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑर्थोगोनल है। तो के बताना है, के स्क्वायर की वैल्यू। नो, 8। हाँ 8 इज द राइट आंसर। भाई सिंपल सा सब वो है, वो तो कंसेप्ट तो m1 m2 इक्वल टू -1 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट भी कर रहे हो तो भी ठीक है, पर आपको उसमें फिर पुट करके एक रिलेशन बना के लिखना पड़ेगा ताकि उसको यूज करो। आप डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोमा वाई लेके भी चल सकते हो ना, क्या दिक्कत है? भाई x1 y1 लो, अल्फा बीटा लो, और फिर वापस उसमें पुट करके अल्फा बीटा में रिलेशन बनाओ। आप एक्स कोमा वाई रहने तो चलेगा। मतलब मेन काम तो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, m1 m2 इनका प्रोडक्ट -1 करना है, तो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से क्या आएगा, 2 इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। तो यहां से आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y। एक तो ये इधर से भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से आएगा 2y प्लस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स आएगा -y/x। x, y इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। भले आप x1 y1 लिख सकते हो समझने के लिए, पर चलेगा। पर कंडीशन इज m1 m2 इक्वल टू -1। तो आपको ये करना है 1/y, इसकी स्लोप -1/x इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा y कैंसिल, x इक्वल टू 1। अच्छा, अब x इक्वल टू 1 है तो जहां कोई अननोन नहीं है वहां से पहले y निकाल लो। y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1, दैट मीन्स y की वैल्यू +-1। इसको रख दो आप सेकंड वाले में, k इज इक्वल टू वॉट, 2xy। x की वैल्यू कितनी थी? अच्छा, क्या किया भाई, √2 है भाई, है ना। तो 2xy, तो 2x की जगह 1, y की जगह ±√2। तो k आया है ±2√2। हमें तो चाहिए था k स्क्वायर, तो एक यूनिक वैल्यू आएगी 2√2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8। ये सीधा सीधा सवाल था, इसमें बताओ कोई दिक्कत? कंडीशन मेन तो एक ही है, m1 m2 इक्वल टू -1। भले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग से लेट करके लिखो या डायरेक्ट x, y मान के चलते रहो। तो और बताएंगे फिर, इफ y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड ax स्क्वायर, ए क्या, ए नहीं होगा, 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 6 आर ऑर्थोगोनल, देन फाइंड b। जल्दी से बता दो कि सीधा सीधा है। हम्म
9/2। भाई सीधे सवाल में भी अभी सबके आंसर नहीं आ रहे हैं। सेम ही तो हुआ है ये भी, अलग क्या है, एक्सप्रेशन ही तो अलग है। सेम कंसेप्ट, y² = 6x 9x² + by² = 6। डिफरेंशिएट ही तो करना है, डिफरेंशिएट with respect to x, 2y dy/dx = 6, dy/dx = minus plus 3/y, इधर 18x plus 2by dy/dx, तो dy/dx = -9/by x, ऊपर आएगा -9x/by। ठीक है, प्रोडक्ट -1 होगा। देखते हैं इससे क्या मिल रहा है भाई, 3/y -9x/by = -1, माइनस कैंसिल, क्या बन रहा है यहाँ से रिलेशन, x 3 × 9 27 x = by²। क्या किया जाए, x और y जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स x, y, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो y² = 6x भी है और 9x² + by² = 6 भी है। कैसे यूज करना है देख लो, b की वैल्यू चाहिए अपन को, तो y² की वैल्यू रख दें 6x, तो x को कैंसिल करना, अपन तो v निकालना है, तो x कैंसिल कर दो, तो b की वैल्यू आ रही है 9/2, क्योंकि x और y क्या है, वो हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहेंगे इस केस में। सही है, सीधा सीधा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कल। चलो, टाइम हो गया, क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है तुम्हारा। अब होमवर्क में क्या ही करोगे, है एक काम करना, एओडी में टेंजेंट नॉर्मल के सवाल करो। हाँ, एमओडी खुद करना है, डिस्कशन क्लास में होगा, एक एक डीबीपी करेंगे एक बार में, जैसे एक डीबीपी कर लो, डीबीपी नंबर 9। नेक्स्ट, अच्छा सारी कितनी है, 3 है, एक हफ्ता लगा दोगे सॉल्व करने में। अच्छा, शाम की क्लास अभी खत्म थोड़ी हुई है तुम्हारी, तो होगी भी नहीं वो तो, क्योंकि उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है। तो फिर कल क्या करोगे, टेंजेंट नॉर्मल कर लेना कल तक, सेक्शन ए में है ना, तीनों पार्ट्स होता है भाई, अलग अलग पार्ट वाइज थोड़ी होता है, तीनों पार्ट ना, नहीं वो तो सॉल्व कर रखा है ना ऑलरेडी, वो तो खाली डिस्कस करना है, हम तो आज जो सॉल्व करना है वो बता रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए में होगा, ये मत करना भले शॉर्टेज डिस्टेंस और ये ऑर्थोगोनल वाला, पर टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो करो सेक्शन ए में, ठीक है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके देन, गुड बाय।
increases. Correct, nucleus hit.